चलो तो आज शुरू करेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन के हिसाब से आपका कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, मैं बार बार कहूँगा कि कंडक्टिविटी अलग चीज़ है, मोलर कंडक्टिविटी अलग चीज़ है। ठीक है, कंडक्टिविटी आपको बताया गया था दैट इज़ काप्पा, एंड मोलर कंडक्टिविटी आप जानते हो वो होता है काप्पा बाई मोलैरिटी। ठीक है बेटा, दैट इज़ कंसंट्रेशन। So both conductivity and molar conductivity change with the concentration of the electrolyte. Electrolyte के concentration के साथ साथ बेटा ये दोनों बदलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कंडक्टिविटी हमेशा गिरेगा, ठीक है, ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है बेटा, दोनों कंडीशन में अगर आप कंसंट्रेशन गिराओगे तो आपकी कंडक्टिविटी गिरेगी, क्योंकि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कितना इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट था। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहेगा उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी वो दिखा सकता है। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए उल्टा होता है। पर अगले केस में मतलब मोलर कंडक्टिविटी में ऐसा बेटा उल्टा रहेगा। ठीक है, देखिए बेटा, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन अ सोल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। मतलब कि जितना आप उसको डाइल्यूट करते रहोगे क्या होगा बेटा, आपका नंबर ऑफ आयंस गिरता रहेगा। नंबर ऑफ आयंस गिरता रहेगा तो आपकी कंडक्टिविटी भी गिरती चली जाएगी। तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में दोनों को एक साथ एड्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी हमेशा कंसंट्रेशन डिक्रीज के साथ गिरेगा। ठीक है बेटा, और जितना तुम कंसंट्रेशन बढ़ाते रहोगे कंडक्टिविटी भी आपका बढ़ता चल जाएगा। ठीक है बेटा, कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ बढ़ता है और घटता है। ठीक है बेटा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। ठीक है, आगे बोला गया द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट एनी गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन 2 platinum electrode with unit area of cross section and at a distance of unit length. This is clear from the equation this. ये देखिए बेटा, G आपकी कंडक्टिविटी का सिंबल होता है और कंडक्टिविटी जो होता है बेटा ये हमेशा काप्पा इंटू ए बाई एल होता है। मैं आपको बता दूं बेटा, कंडक्टेंस जो है ना बेटा ये G, कंडक्टेंस हमेशा इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। और आप लोग हमेशा जानते हो बेटा कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो ए बाई रो एल होता है कि नहीं होता? यही ना होता है। और आप ये भी जानते हो बेटा कि 1 बाई रो क्या होता है? 1 बाई रो आपका काप्पा होता है, तो काप्पा ए बाई क्या आता है बेटा? एल। तो ये जो जी है ना बेटा, ये जी बेसिकली आपका काप्पा ए बाई एल है। क्या है बेटा? काप्पा ए बाई एल। और अगर मान लीजिए कि आपका ए और एल यूनिटी है तो आपको यहाँ पर इफ हमने बोल दिया सर कि इफ ए हमारा एल के बराबर है और ये हमारा 1 के बराबर है तो ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा? काप्पा का। मतलब ये आपका जी और काप्पा क्या हो जाएगा बेटा? दोनों के दोनों आपके सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा, तो मतलब आपका कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, आई होप आपको समझ में आ गया कि कंडक्टिविटी बेसिकली क्या करेगा बेटा। कंडक्टिविटी आपका हमेशा इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन के साथ, डिक्रीज होगा कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा मोलर कंडक्टिविटी की। अब मोलर कंडक्टिविटी फिर दूसरी चीज होती है। ठीक है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी में क्या बताया गया है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम V ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट केप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। अब ये जो है बेटा, ये आई होप आप लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे नहीं है, इसके बारे में हमने कल भी बात किया था। क्योंकि आप जानते हो बेटा कि कल हमने क्या कहा था आपसे सर कि जी स्टार क्या होता है बेटा? बताइए क्या होता है बेटा? जी स्टार एल बाई ए होता है कि नहीं होता? ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, आपको रेजिस्टेंस के साथ जी स्टार का क्या रिलेशन बताया गया था? हाँ, क्या था बेटा? आर इंटू कप्पा ना बेटा। आर इंटू कप्पा जो था बेटा वो आपका जी स्टार था कि नहीं था? यही था ना बेटा? ओके, अब मुझे एक बात बताइए, आर आपका क्या होता है? तो आपने कहा सर हमारा आर की वैल्यू तो होती है सर रो, एक मिनट, क्या बात है, रो एल बाई ए होता है ना, रो एल बाई ए इंटू काप्पा इक्वल टू जी स्टार होता है कि नहीं होता? ये कंडीशन होता है कि नहीं होता? यही ना होता है। ठीक है, ये कंडीशन हमारे सामने है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर इसके साथ अगर हम कंपेयर करने जाए, अब लैम्डा के साथ अगर हम इसको कंपेयर करना है बेटा, तो काप्पा की जगह पे आप लैम्डा डाल सकते हो क्या? लैम्डा की कंडीशन क्या आती है? लैम्डा इक्वल्स टू हमारे पास लैम्डा एम क्या आता है बेटा? वो आपका आता है बेटा काप्पा बाई सी आता है। काप्पा बाई सी आता है कि नहीं आता? सी बेसिकली है क्या बेटा? सी आपका मोलैरिटी है। ठीक है बेटा, सी आपका मोलैरिटी है। ठीक, अब आप यहां पर कंपैरिजन करिए। ठीक है बेटा, अगर आप कंपैरिजन करने जाओ तो काप्पा की जगह पे आपको क्या मिल जाएगा? काप्पा की जगह आपको मिल जाएगा बेटा यहाँ पे लैम्डा एम इंटू सी। एक मिनट, ये उठा लीजिए। क्या हो गया? ओ, जियो भारत है क्या ये? ओ
जियो भारत में अच्छा वो मिलता है ना, ऑफर है। शुरुआत से समझाता हूँ, ठीक है, शुरुआत से देखिए बेटा, इस सिचुएशन को समझना। इस लाइन को पढ़िए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम V ऑफ द सॉल्यूशन V। उठा लो बेटा, उठा लो। उठा के बात कर लो ना एक बार। हाँ तो बोल तो दो कि अंकल मैं ट्यूशन में हूँ, नहीं तो वो कॉल करते रहेंगे, मैं इसलिए बोला उठाओ। है वैसा है क्या? तो फिर तुमको काहे दिया फ़ोन? अब तुम फ़ोन ही नहीं उठा सकती, तो घर से फ़ोन आया, फ़ोन नहीं उठा सकती मैं, यानी ऐसा कुछ है क्या? वो सीक्रेट मिशन है क्या? सर्जिकल स्ट्राइक करना है आज रात को। अंकल मैं ट्यूशन में हूँ। सारा पेट खुल गया। चलो दे तो। अरे यार ये तो खतरनाक नहीं हो जाएगा मतलब। चलिए चलिए ध्यान दीजिए। सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिएगा सब लोग, ऐसे से सुनिए। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन जो कि आपका लैम्डा m होता है बेटा, ऑफ एट अ गिवन कंसंट्रेशन। गिवन कंसंट्रेशन क्या बोला है देखिए बेटा, ऑफ द गिवन कंसंट्रेशन ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम V। तो हमने वॉल्यूम लिया है बेटा, कितना V लिया हुआ है, कंटेनिंग 1 मोल। मोल कितना दे दिया बेटा 1, तो मोल्स आपके पास कितना है बेटा 1 मोल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो C हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन 1/V हो जाएगा ना बेटा। कंसंट्रेशन मोल्स अपॉन वॉल्यूम ना होता है, तो हमने वॉल्यूम V ले रखा है और हमारा मोल्स 1 है, तो हमारा C की जगह 1/V आ जाएगा। सही बात है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं V को क्या लिख सकता हूँ, मैं V को लिख सकता हूँ बेटा 1 एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ ना। फिजिक्स क्लास 11 याद करो, याद आ रहा है, एरिया इंटू लेंथ आपकी वॉल्यूम होती थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए बेटा आ गया। अभी देखिए बेटा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट केप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड डिस्टेंस ऑफ द यूनिट लेंथ। ठीक है बेटा, यूनिट लेंथ बोल दिया। अब यूनिट लेंथ इन्होंने बोला है बेटा, तो इन्होंने क्या बोला, L भी आपका 1 मीटर लिया है। क्या लिया बेटा 1, तो मतलब कि हमारा यहाँ पे L भी अगर 1 होगा तो आपका कापा ये C क्या होगा 1/A हो जाएगा ना बेटा। C क्या हो जाएगा 1/A हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं आ रही अभी तक से ना। तो मतलब कि हमने हर एक लाइन को ये लाइन बाय लाइन पढ़ा, अब मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। तो मेरा C 1/A के बराबर है। C किसके बराबर है बेटा 1/A के बराबर है। ध्यान देना सब लोग, आप ध्यान दीजिए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर अगर हम यहाँ पर लैम्डा m निकालें तो लैम्डा m तो सर कापा बाई क्या होता है बेटा C होता है, कापा बाई C होना चाहिए ना। अब अभी हमने यहाँ पे ये कहा कि सर हमारा जो C था, C को हमने अभी चेंज किया किसमें बेटा 1/V में, तो हमें मिल जाएगा काप्पा इंटू V मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, काप्पा इंटू V मिलना चाहिए ना, काप्पा इंटू V मिलेगा। तो कंडीशन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, अब आपने कहा कि सर हमारी लेंथ तो क्या थी बेटा, लेंथ तो 1 मीटर की थी, मतलब यूनिट लेंथ थी, तो आपके यहाँ पे काप्पा इंटू एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो काप्पा इंटू एरिया। अब यहाँ पे जो L है बेटा, ये तो बेसिकली 1 के ही बराबर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, है नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देखें बेटा, इन्होंने L और A को क्या मान लिया, अब देखो यहाँ पे A को इन्होंने V के बराबर माना है, ध्यान देना, और L को इन्होंने 1 के बराबर माना है। तो हमारा लैम्डा m किसके बराबर हो जाएगा, KB के बराबर होगा कि नहीं होगा। हमें वही तो निकाल रहे हैं यहाँ पे, नहीं हम तो वही तो निकाल रहे हैं। तो हमारे पास सर जो लैम्डा m है, सॉरी लैम्डा लिख रहा था मैं, लैम्डा m जो है बेटा वो आपका काप्पा इंटू वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। काप्पा इंटू किसके बराबर हो गया बेटा, वॉल्यूम के बराबर। अब ध्यान से देखना बेटा, अब यहां पर आप देख सकते हो कि जो आपका कंडक्टेंस है, जो आपका ये काप्पा, ये जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टेंस इनटू किससे निकलता है बेटा, वॉल्यूम से निकलता है। कंडक्टेंस इनटू किससे निकलता है बेटा, वॉल्यूम से। अब ध्यान दीजिए बेटा, अब अगर यहां पे देखा जाए तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। क्या बोला गया बेटा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, तो ऐसा क्यों, तो इसका कारण मैं आपको इसके फॉर्मूला से बताता हूं। आप लोगों ने कल ही देखा था कि सर लैम्डा m जो होता है बेटा, ये यहां पे क्या बोला गया है कि इज इक्वल टू काप्पा इनटू कंसंट्रेशन होता है। तो यहां पे इसका रिलेशन अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये आपका 1/C होता है। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, गिरेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आप मुझसे कहेंगे कि सर अगर आपने यही बताना था तो स्टार्टिंग में बता देते, आपने इतना डेरिवेशन क्यों किया। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा मैं आपको बताता हूं, हमारे साथ अभी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं ऐसे जो कि इस डेरिवेशन को देख लेंगे, फिर वो बोलेंगे कि सर ये कहां से आया ये बताओ, तो इसलिए मैंने पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया।
अब मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं ये बता रहा हूं आपको कि बेटा कंसंट्रेशन के ऊपर में ये कैसे डिपेंड करता है। तो कभी भी याद रखना बेटा कि लैम्डा एम जो होता है बेटा वो कंसंट्रेशन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना आपका जो कंडक्टिविटी है वो गिरेगा, मतलब मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, गिरेगी। और कंसंट्रेशन आप जितना कम करोगे उतनी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा तुम जितना डाइल्यूट करोगे वो उतना आसानी से मूव करेगा। अब इस बात को मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि हमने यहां पे क्या कर लिया बेटा, मोलर कंडक्टिविटी की बात कर ली। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है बेटा, किसी भी सॉल्यूशन के एक मोल की कंडक्टिविटी कितनी है उसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि बेटा 1 मोल तो आपने फिक्स कर दिया ना। अब मान लो कि एक ये रूम आपका क्या है बेटा, कन्फाइंड रूम है, ठीक है बेटा, एकदम इस रूम की दीवारें हम बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, ये एकदम फिक्स्ड इसकी साइज है, ठीक है बेटा। मान लो कि इस रूम में अभी आप सब एकदम बैठे हुए खचा खचा ना, एकदम देखिए अच्छे से बैठे हुए हो, और बच्चे इसमें बढ़ जाए तो अभी आई थिंक कुछ बच्चे एब्सेंट भी हैं, ठीक है बेटा, और बच्चे इसमें आ गए और बच्चे ऐड होते चले गए, तो क्या होगा बेटा, धीरे धीरे इस रूम में और गर्मी बढ़ेगी, और ज़्यादा आपका उमस बढ़ेगा, और ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो आपका मूवमेंट में दिक्कत आ सकती है आपको। तो इससे क्या समझ में आता है बेटा कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन बच्चों का बढ़ता जाएगा मूवमेंट हमारी क्या हो जाएगी बेटा, हैम्पर होती चली जाती है। क्या हो जाती है बेटा, हैम्पर होती चली जाती है। बट कंडक्टिविटी में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि कंडक्टिविटी ओवरऑल वॉल्यूम के लिए है ना बेटा, ओवरऑल पूरे सोल्यूशन की बात हो रही है। बट अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो हम यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल मोल की बात कर रहे हैं। तो उसमें आप जितना कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो दो जो आयंस होंगे बेटा वो और ज्यादा एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, तो इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि आयंस तो आपको पता ही है पॉजिटिव अगर प्रेजेंट है तो नेगेटिव भी प्रेजेंट रहेगा ना। तो अगर मान लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के पास से गुजरे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट तो करेंगे, तो इजीली फ्लो तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा यही काम होगा कि हमें कम से कम यहां पर कंसंट्रेशन मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप कंडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा अचीव करना चाहते हो, अगर वो 1 मोल के लिए है, ठीक है बेटा। बट अगर मैं कंडक्टिविटी ओवरऑल कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो वहां पर बेटा मेरा कंसंट्रेशन मुझे बढ़ाना पड़ेगा तभी जाकर, तो मतलब कि मुझे 1 मोल में घटाना है और ओवरऑल में मुझे क्या करना बेटा, बढ़ाना है। तो इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर यह कहा गया है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। इसीलिए बेटा इस चैप्टर में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन का। किसका बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब मैं आपको समझाता हूं बेटा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। बच्चे अक्सर इसको ना गलत मतलब तरह से समझ लेते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब कभी ये नहीं होता कि उसमें आयन जीरो है, ठीक है, अगर आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो। इनफाइनाइटली डाइल्यूट करने का मतलब क्या हो गया, मतलब कि उसकी कंसंट्रेशन को पूरी तरह से गिरा देना, पूरी तरह से क्या कहते हैं बेटा, नेगेटिव में लेकर चले जाना, ठीक है। बट आप मुझे खुद बताइए हम कभी भी ऐसा अचीव कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे ना। मतलब कि हम ये कर सकते हैं कि हम आयंस को कम से कम कर दें, ठीक है बेटा। तो यहां पर बेटा आपको करना क्या है, कंपेयर करना। क्या है बेटा, कंपेयर। अगर मान लो कि मैंने 1 लीटर क्या लिया बेटा, 1 लीटर पानी लिया है और उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका 1 ml HCl गिराया, तो वो अभी अपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन में है। क्योंकि हम 1 ml को जब 1000 ml से कंपेयर करेंगे तो 1 ml 1000 ml के मुकाबले 1000 गुना बड़ा है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे सर कि यहां पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन अचीव किया गया है। 10 ml नहीं, ठीक है बेटा, 10 ml नहीं है, 10 ml ज़्यादा हो जाता है, ठीक है बेटा, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो उस कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप बेटा 10 ml नहीं लेने वाले। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप 100 ml ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप 100 ml ले लो, क्योंकि वो डिसोसिएशन दिखाएगा ही नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन अगर दिखाएगा तो मुश्किल से 5% का दिखाएगा। तो अगर आपने 100 ml भी लिया तो 5 ml ही डिसोसिएट होगा, है कि नहीं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग होता है, ठीक है। तो आगे उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए बेटा यहाँ पे क्या बोलेगा, दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम V, ठीक है बेटा। अब ये जो है बेटा इससे इसको रिलेट करके दिखाएंगे, ध्यान देना बेटा। दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम V ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान देना, ठीक है। इस रिलेशन को देखिए और यहां इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, दिस इज बिकॉज, जो कि एक रिलेशन मैंने आपको ये वाला बता दिया कि लैम्डा m इज इक्वल टू कापा बाई आपका कंसंट्रेशन होता है, तो लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब ये दिखा रहे हैं कि लैम्डा m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के हिसाब से कंसंट्रेशन कैसे गिरती है। स्वाभाविक सी बात है बेटा, कंसंट्रेशन जो है बेटा वॉल्यूम के हिसाब से कमी होता है, क्योंकि जितना वॉल्यूम तुम बढ़ाते जाओगे मोलैरिटी गिरती है, ठीक है बेटा। आपको समझ में आता है ये बात है ना। चलिए देखिए, अब देखिए, this is because the total volume V of the solution containing 1 mole of electrolyte also increases, and it has been found that a decrease in kappa on dilution of a solution is more than
कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। ठीक है बेटा, अब इस लाइन में क्या बोला गया है, क्योंकि अब आप जाहिर सी बात है ना, अगर आप कंसंट्रेशन गिराते हो तो कापा तो गिरेगा, क्योंकि क्या बोले कापा क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ क्या होती है, गिरती है, बट उसको कंपनसेट कौन कर देता है बेटा, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम उसको कंपनसेट कर देगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि लैम्डा एम डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, वॉल्यूम के। अब ध्यान देना बेटा, अब आपने कहा कि नहीं सर यार तो बाउंस हो गया यार, ये तो सर के ऊपर से बाउंस होकर निकल गया। बात सुनना, ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा, ये दो तरफा है। क्या है बेटा, ये दो तरफा। जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ। ये आपका दो तरफा, थोड़ा सोच के सोचिएगा, ठीक है, थोड़ा सोचना, ठीक है, इस बारे में। ये दो तरफा है। अगर मान लो कि मेरे पास बेटा एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, दिमाग लगाना है, अगर मुझे इसको डाइल्यूट करना है तो मैं क्या करूंगा बताओ। हाँ वही, मैं सॉल्वेंट डालूंगा ना, सॉल्वेंट डालूंगा। अब खुद सोच रहा बेटा, मैंने सॉल्वेंट डाला, मैं जब सॉल्वेंट डालने लगा तो क्या हुआ बेटा, इसकी वॉल्यूम, हाँ एग्जैक्टली, वॉल्यूम क्या हो गई बेटा, बढ़ने लगी। ये डाइल्यूट होने लगा तो लैम्डा एम बढ़ने लगा, पर काप्पा एग्जैक्टली पर यहां पे उस काप्पा को कंपनसेट किसने किया, उस वॉल्यूम ने। ठीक है, जो वॉल्यूम बड़ा था। बेटा मैं तो वही कहा कि काप्पा गिरेगा ना और लैम्डा एम बढ़ेगा, मैं तो वही कह रहा हूं, है कि नहीं। मैंने क्या बोल दिया, मैंने सिंपली बात कही ना कि अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है, अगर मेरे पास एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की काप्पा ज़्यादा होगी, ठीक है। प्लीज़ सुनना, ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया तो यहाँ पे गधे की तरह बैठे मत रहो, सवाल करो, है, ध्यान सुनिए। मैंने एक सोल्यूशन लिया, ठीक है, चलो मैं एक सोल्यूशन ले लेता हूँ। मैंने एक सोल्यूशन ले लिया, ठीक है बेटा, ठीक है, मान लो ये 100 ml का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन था, ठीक है, 100 ml का, मेरे पास एक 100 ml का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो इसकी क्या ज़्यादा होगी बेटा, इसकी काप्पा हाई होगी ना बेटा, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में काप्पा बढ़ता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काप्पा कंडक्टिविटी है। अब मैंने क्या कर दिया बेटा, मैंने इसमें 500 ml वो सॉल्वेंट डाल दिया। जब मैंने 500 ml सॉल्वेंट डाला इसमें, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, आपको पता होना चाहिए, अब यहाँ पे 600 ml हो गया। क्या हो गया बेटा, 600 ml, 600, ये मैंने सॉल्वेंट डाला, क्या डाला बेटा, सॉल्वेंट डाला, ठीक है, सॉल्वेंट मैंने गिरा दिया। सॉल्वेंट डालते ही ये क्या होगा, 600 ml का हो गया। अब मेरे पास 600 ml सोल्यूशन है, पर ये डाइल्यूट है कि ये डाइल्यूट है, ये डाइल्यूट है, वो वेरी गुड, ये डाइल्यूट है ना। अगर ये डाइल्यूट है तो इसकी वॉल्यूम में इंक्रीज आया होगा, इसके वॉल्यूम में इंक्रीज आया ना। अब आप देखिए बेटा, ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला देखिए बेटा, इस फार्मूला में आप देख रहे हो बेटा कि लैम्डा एम जो है सर, वो आपका काप्पा इंटू वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना बेटा, काप्पा तो गिरा ना, क्योंकि आप जानते हो आपने इसको डाइल्यूट किया, तो आपको पता होना चाहिए अपॉन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी गिरती है, तो काप्पा ही तो कंडक्टिविटी है, वो गिरा, बट उसको कंपनसेट किसने कर दिया, हाँ, क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ा ना। तो काप्पा गिर भी रहा है तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना, तो इसकी वजह से हुआ क्या, ये दोनों क्या बैलेंस कर गए। इसीलिए बेटा आपका लैम्डा एम जो है बेटा, वो वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, कि जितना आपका वॉल्यूम बढ़ता रहेगा लैम्डा एम भी बढ़ता रहेगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि जितना आप उसको डाइल्यूट करते जाओगे आपकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसीलिए हाँ, यहाँ पे आप काप्पा को इस कंडीशन पे मत लइए बेटा, क्योंकि काप्पा जो है बेटा ऑलरेडी ऊपर में एक्सप्लेन कर दिया गया था कि कंडक्टिविटी आपके कंसंट्रेशन के साथ बढ़ती है। ठीक है बेटा, काप्पा हमेशा क्या करता है बेटा, कंसंट्रेशन के साथ बढ़ेगा, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा, क्योंकि काप्पा जो है बेटा ये ओवरऑल वॉल्यूम के लिए है। ठीक है, ओवरऑल वॉल्यूम के लिए है, काप्पा पूरे के पूरे सोल्यूशन के लिए। हम जब पूरे सोल्यूशन की बात करेंगे तब काप्पा बोलेंगे, बट अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस की बात करूंगा तो मैं तब कहूंगा बेटा लैम्डा। ठीक है बेटा, क्योंकि मैं जब एक सिंगल मोल की बात करूंगा तो उस समय आपका लैम्डा का यूज होगा, बट अगर मैं ओवरऑल सोल्यूशन की बात करूंगा तो उस समय मैं काप्पा यूज करूंगा। इसलिए ओवरऑल सोल्यूशन में तो आपका डाइल्यूशन हुआ है, तो ओवरऑल सोल्यूशन में मुझे बताइए कंसंट्रेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, पानी मिलाने के बाद घट रहा है, इसलिए काप्पा भी गिरेगा ना। हाँ, कंडक्टिविटी काप्पा लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ही। ठीक है, वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो तो मैं भी समझा रहा हूँ यहाँ पे ना कि आपका लैम्डा एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट आपका जो, क्योंकि देखो वॉल्यूम जो है ना बेटा, आप चाहे जितना बढ़ा सकते हो, आप वॉल्यूम चाहे जितना बढ़ा सकते हो, बट मोल इज फिक्स ना, इसीलिए। ठीक है बेटा, इसीलिए, क्योंकि वॉल्यूम तो आप जितना चाहे डालते जाओ, कंडक्टिविटी बढ़ती घटती रहेगी, बट आपकी जो ये मोल है वो तो फिक्स है ना बेटा, वो तो फिक्स रहेगी। इसीलिए तो मोलारिटी सॉरी जो मोल है बेटा उसके हिसाब से कंसंट्रेशन पे ये क्या करता है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्योंकि मैंने कहा ना बेटा कि अगर मान लो कि एक शॉपिंग मॉल है, एक शॉपिंग मॉल में 6 माले हैं, ठीक है बेटा, उसमें चाहे जितने अथाह लोग कहीं भी घुस जाएं, बट मान लो कि उस 6 माले में आपके हर एक माले में 6 रूम है, तो टोटल कितने रूम हो गए, 36 रूम हो गए बेटा। तो एक रूम में तो फिक्स लोग ही घुस पाएंगे ना,
बट उस 6 पूरे माले में तो चाहे जितने लोग घुस जाए। हाँ मैं जानता हूँ कि आप बोलेंगे नहीं सर 6 माले में तो क्या फिक्स थोड़ी होगा, है नहीं, बट मुझे एक बात बताओ कि 6 माले में 6 माला जल्दी भरेगा कि एक रूम जल्दी भरेगा? एग्जैक्टली इसीलिए आपका कंसंट्रेशन के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, क्योंकि उस एक रूम में अगर ज्यादा लोग भर गए तो आप वहां पे मूवमेंट नहीं दिखा पाओगे ना, ठीक है। इसीलिए बेटा यहां पर जब हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो वो सिंगल मोल की बात हो रही है, सिंगल मोल की बात हो रही है, और जब हम कंडक्टिविटी की बात करें तो ओवरऑल सोल्यूशन की बात हो रही है। इसीलिए बेटा ओवरऑल सोल्यूशन में आपका क्या होना जरूरी है बेटा, आपका कंसंट्रेशन हाई होना जरूरी है, ठीक है बेटा। चलिए मुझे एक बात बताइए, अब मैं इसका ना एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ध्यान सुनना, आई होप आपको समझ में आएगा। अभी मैंने मॉल की बात करी तो मॉल की ही बात करते हैं। मैंने कहा कि हर एक मॉल में हर एक माले में बेटा 6 रूम थे ना बेटा, तो मतलब कि वहां पे मॉल क्या होता है बेटा, वो तो दुकानें ना होती है कि नहीं, दुकानें होती हैं। तो मान लो कि 6 दुकानें थी हर एक माले में, 6 दुकानें थी, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है, 6 दुकानें हैं आपके मॉल में, 6 दुकानें हैं, हर एक में आपका 6 दुकान। ये आपने कर दिया बेटा, ठीक है, इस तरह से ये आपने मॉल बना दिया, 6 शॉप्स है ना बेटा, 6 शॉप, 6 1 2 3 4 5 6 एक सा बन गया, ठीक है। चलो ये बेसमेंट मान लो, ये बेसमेंट है। चलिए देख लीजिए, अब देखिए बेटा ध्यान सुनना, हर जगह पे 6 दुकानें हैं, बट मैंने कहा कि लोग सिर्फ यार दूसरे माले पे ही सामान खरीदते हैं। जनरली यही तो होता है। आप अगर बिग बाजार चले जाओ तो लोग हमेशा आपको जियो मार्ट में ही ज़्यादा दिखेंगे ना, बाकी जगहों में आप देख लीजिए कपड़े वपड़े की दुकानों में कम ही लोग होते हैं। आपके दुर्गा पूजा के टाइम में बहुत सारे बंगाली निकलते हैं अपना, है ना, कपड़ा वपड़ा खरीदने के लिए बहुत सारे, है कि नहीं, सही बात है। बट अगर आप मान लीजिए कि आप अगर एक सिंगल फ्लोर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल फ्लोर की बात करें तो आपको कभी भी ना किसी भी शॉपिंग मॉल में कभी भी ऐसा नहीं मिलने वाला कि हर जगह इवनली लोग बटे हुए हैं, मिलेगा कभी एक जगह पे ज्यादा होगा। और आप मान लीजिए कि अगर टॉप मोस्ट फ्लोर में आपका आइनॉक्स है, पीवीआर है, ठीक है बेटा, तो वहां पे तो और लोगों की भीड़ होगी ना, वहां पे तो सब लोग बैठ के अपना मूवी देख रहे होंगे, मूवी वॉच कर रहे हैं ना, मजा आ रहा है उनको, ठीक है। अब मैं वही चीज आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ओवरऑल अगर आप कंडक्टिविटी की बात करते हो तो आप यहां पर ये नहीं देखते कि एक जगह पे कंसंट्रेशन कितनी थी, आप ओवरऑल सबकी, हाँ, पूरे सोल्यूशन की देख रहे हो ना। तो इसलिए हमने ये कहा कि जितने सारे लोग आएंगे हमारा खर्चा मतलब उतना बिक्री होगा। तो हमने कहा कि ओवरऑल शॉपिंग मॉल में कितनी की बिक्री हुई, तो हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर शॉप की बात नहीं करने वाले ना, हम तो पूरे शॉप की बात करेंगे, सही बात है। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक दुकान में इतनी भीड़ लग गई कि बिक्री करना ही मतलब कि मुश्किल हो गया, है कि नहीं। आप खुद सोचिए ना कि अगर आप दुकान चलाते हो और आपके दुकान में एक बार में 10 कस्टमर आ गए, आप दुकान में एक भी कस्टमर को हैंडल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आप अकेले दुकान चला रहे हो, ठीक है, और आप अगर बहुत स्किल्ड हो तो अलग बात है, बट मान लो कि आप अकेले दुकान में गल्ले में बैठे हो और 10 लोग एक साथ घुस गए और आप बोल रहे भैया ये दो ना, भैया ये दो ना, भैया ये दो ना, भैया ये दो ना। अभी की बात करो ना बेटा, अभी आप सब बैठे हो, आप सब ने मुझे सवाल करना स्टार्ट करना, सर 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 सर, अभी मैं तुम्हारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो इसीलिए बेटा एक सिंगल मोल में आपकी कंसंट्रेशन का कम होना जरूरी होता है, तभी जाके कंडक्टिविटी इजीली हो पाती है, ठीक है। इसीलिए कंडक्टिविटी जो होती है बेटा मोल में आपकी क्या होनी चाहिए बेटा, कंसंट्रेशन कम में ज्यादा अच्छे से हो पाती है। और पूरे के पूरे ओवरऑल शॉपिंग मॉल में बेटा जितने लोग आएंगे तभी उतना खर्चा उतना बिक्री होगा। तो बेटा ये जो है बेटा आपको आई होप की एक एग्जाम्पल मैंने दिया है जो कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। और बेसमेंट का भी काम बहुत ज्यादा है बेटा, क्योंकि आप जानते हो अगर मॉल में बहुत सारे लोग आए तो बेसमेंट में सब अपनी गाड़ियां रखते हैं ना बेटा, गाड़ी वाड़ी भर जाएगी पूरी की पूरी। तो होता क्या है बेटा, जब गाड़ी भर जाती है तो फिर बेसमेंट से भी गाड़ी निकालना पड़ता है बाहर, नहीं। तो ये सब चीजें बेटा आपकी डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द पीपल के कितना यहाँ पे आए हैं लोग, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। चलो बेटा, तो अब आगे बढ़ते बेटा। अब यहाँ पे आपको एक ग्राफ में दिखाऊंगा बेटा। मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कप्पा के, नहीं बेटा, ये इस कॉन्सेप्ट को लेके मत चलिए बेटा, क्योंकि देखिए मैं समझाता हूं। मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी दो अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों को आप डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना करें, क्योंकि देखिए बेटा ये फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। आपकी लैम्डा एम ये भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और काप्पा ये भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और आपको एक बात बता दें बेटा, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी हमेशा सॉल्यूशंस की फिक्स होती है ना बेटा, तो ये दोनों कैसे एक दूसरे पर डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। इसीलिए आपको तभी ध्यान में रखना है कि लैम्डा एम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, काप्पा पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है बेटा। और उसी तरह से काप्पा जो है बेटा वो आपका डिपेंड करता है किस पे, आपको पता होना चाहिए, ए पे, एल पे, रेजिस्टेंस पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, बट कभी भी लैम्डा पे नहीं डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। आप भले ही बोलेंगे कि सर तो दिख तो रहा है सर लैम्डा एम इक्वल्स टू काप्पा इनटू वी, तो काप्पा के ऊपर डिपेंड तो करना ही चाहिए। अरे बाबू काप्पा हर एक कंडक्टिविटी सेल का आपने कल ही निकाला है, वो फिक्स होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो ये कैसे उस पर डिपेंड कर सकता है, कांस्टेंट है ना वो, तो वो कैसे डिपेंड करेगा उस चीज पे, है नहीं। किसी भी कांस्टेंट पे कभी भी कोई चीज डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है जो वैरी कर रहा है। आप मुझे खुद बताइए, ठीक है,
आप जब मोमेंटम निकालते हो तो मोमेंटम की डिपेंडेंस वेलोसिटी से निकालते हो ना, मास से क्यों नहीं निकालते? क्योंकि मास तो फिक्स है, मास एक कांस्टेंट चीज है ना, कभी नहीं बदलता, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इसलिए हम बोलते हैं कि मोमेंटम इज अ मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना बेटा, है कि नहीं? समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो इसलिए इस बात को समझें कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा, मोलैरिटी जो है कंसंट्रेशन वो एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। तो इस तरह से बेटा ये डिपेंड करता है। चलिए बेटा यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला, इट हैज बीन फाउंड दैट डिक्रीज इन कप्पा ऑन डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज मोर देन कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन द वॉल्यूम। फिजिकली इट मींस दैट एट अ गिवन कंसंट्रेशन lambda m can be defined as the conductance of the electrolytic solution kept between the electrode of the conductivity cell at a unit distance but having area of cross section large enough to accommodate sufficient volume of solution that contain 1 mole of the electrolyte। तो यहाँ पर बेटा ये जो कुछ भी ये लिखा हुआ है बेटा, इसमें सिंपली ये कहा गया है कि हमने यहाँ पर क्या बताया है कि हमने वो सॉल्यूशन लिया है जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में रखा है। ध्यान देना बेटा, ठीक है, कंडक्टिविटी सेल के एट अ यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या है बेटा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा, आपके 1 मीटर का या फिर 1 यूनिट मतलब 1 का डिस्टेंस है बेटा आपका। ठीक है, और साथ ही साथ इनकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बेटा वो इतनी बड़ी है कि यहां पे लिखा है ना बेटा कि बट हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्ज इनफ टू एकोमोडेट सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि हमने यहां पर वो इलेक्ट्रोड्स के क्रॉस सेक्शन एरिया इतनी बड़ी लेनी है कि हमको उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एटलीस्ट 1 मोल का सॉल्यूशन यहां पे एग्जिस्ट करे। ठीक है बेटा, 1 मोल का, तो ये एटलीस्ट कंडीशन है, उससे ज्यादा भी कर सकता है। ठीक है, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, अब यहां पे ध्यान देना बेटा, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो मतलब कि अब लगभग आपका जो कंसंट्रेशन था वो कंप्लीटली खत्म। अप्रोचेस टू जीरो मतलब कि जीरो नहीं हुआ है, ये क्या है बेटा 0 मतलब समथिंग है, 0.001 या 0.2 कुछ ऐसा है। ठीक है बेटा, अप्रोचेस टू जीरो द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इसका दूसरा नाम पता है क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है बेटा, इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल लैम्डा नॉट एम। क्या बेटा, लैम्डा नॉट एम। तो कभी आपको अगर लैम्डा नॉट एम निकालने के लिए बोल दे बेटा तो आप समझ जाइएगा आपको कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए बोला गया है। अब सर ये कैसे निकाले, ठीक है बेटा, अब ये दिक्कत है क्योंकि आप लोगों को लैम्डा एम निकालना आता है, पर सर ये कैसे निकलता है ये तो हम लोगों को नहीं पता। तो ये मैं आपको बता दूं बेटा, ये हमेशा आपके सॉल्यूशंस के लिए फिक्स रहता है और उसको निकालने का जो तरीका है बेटा वो आपको पता चलेगा डिसोसिएशन से। ठीक है बेटा, तो अभी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको पहले कुछ ये ग्राफ दिखा दूं। ग्राफ थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 ग्राफ आपको दिखाए गए हैं, ऑर्गेनिक एसिड का और इनऑर्गेनिक एसिड का। ऑर्गेनिक एसिड का ग्राफ देख सकते हो बेटा कैसे गिर रहा है, एकदम ऐसे गिर रहा है ना, जबकि इनऑर्गेनिक देखिए बेटा, ये सॉल्ट है बेसिकली, इनऑर्गेनिक सॉल्ट सीधा जा रहा है नीचे आपका KCl ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बेटा दोनों में अंतर क्यों है ऐसा, ध्यान से देखना। ये हमारा इनऑर्गेनिक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है बेटा, वीक, ये आपका बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटा, और ये आपका स्ट्रॉन्ग है बेटा। स्ट्रॉन्ग का थोड़ा देखिए बेटा और वीक का देखिए। ठीक है बेटा, वीक की अगर बात करें बेटा तो वीक में क्या हुआ है कि आप देख सकते हो कि मैं, ध्यान देना बेटा, मैं जितना कंसंट्रेशन, ये आपका बेसिकली C की पावर हाफ है बेटा। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है क्योंकि मोल्स पर लीटर है ना बेटा, तो ये मोलैरिटी के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो ये आपकी कंसंट्रेशन है। आप कंसंट्रेशन जितना कम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, यहाँ पे देखना बेटा धीरे धीरे आपकी कंडक्टिविटी जो है, ये कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, ये बढ़ रही है। ठीक है, कम करते जा रहे हो, कंसंट्रेशन कम हो रही है, बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है बट बढ़ रही है, बट एक समय के बाद स्टीपली बढ़ती है, एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ गई। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पे क्यों ऐसा हुआ, हाँ डाइल्यूशन आपने बहुत ज्यादा अचीव कर लिया। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा कि यहां पे हुआ क्या कि यहां पे स्टार्टिंग में क्या हो रहा है बेटा, एकदम धीरे धीरे हो रहा है, बट अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये एकदम से बढ़ गया। ठीक है, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एकदम से बढ़ गया बेटा, तो यहां पे मैं बता दूं, यहां पे वॉल्यूम अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया हमने। तो वॉल्यूम जब आप इंक्रीज करते हो तो आपकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप जानते ही हो बेटा कि आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस जो होते हैं बेटा वो तो बहुत कम होते हैं ना। ठीक है बेटा, तो इसीलिए बेटा होता यह है कि जैसे जैसे आप इसको कम करते रहोगे अचानक से ये क्या होगा बेटा, स्टीपली इंक्रीज करेगा। जबकि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देख लो, ये ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि आप इसको वॉल्यूम कम करो, कुछ भी करो, ठीक है बेटा, ये धीरे धीरे ही बढ़ेगा। पता है क्यों, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन आपकी बहुत हाई रहती है, क्योंकि ये बहुत सारे आयंस प्रोड्यूस करता है। तो आप चाहे जितना डाइल्यूट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, फिर भी इसमें क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन हाई ही रहेगी। इसलिए आप इसको भले जितना डाइल्यूट कर लो,
इसकी आपकी कंडक्टिविटी नहीं बढ़ती, जबकि वीक की बहुत तेजी से बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वीक में ऑलरेडी बहुत कम आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, मैं समझा पा रहा हूं ना आपको कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि वीक में और स्ट्रांग में दिक्कत यही है कि वीक में कम इलेक्ट्रोलाइट निकलते हैं तो उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन में हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, जबकि स्ट्रांग की दिक्कत क्या है बेटा, स्ट्रांग बहुत सारा आपका आयन निकाल देता है, तो उसको आप चाहे जितना डाइल्यूट कर लो उसमें आयोनिक कंडीशन बना ही रहता है, इसलिए बेटा इसकी कंडक्टिविटी उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो ऊपर समझाया वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है, सही बात है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग और वीक में इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कौन अच्छे से आपकी कंडक्टिविटी दिखाएगा? वीक, स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में नंबर ऑफ आयंस हाई होते हैं। ठीक है बेटा, और अब मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं, कंडक्टिविटी कौन ज्यादा दिखाएगा, वीक और स्ट्रॉन्ग में? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग की क्या होती है बेटा, आयंस के नंबर ज्यादा होते हैं, ओवरऑल सॉल्यूशन में उसके आयंस के नंबर ज्यादा रहेंगे। ठीक है बेटा, तो इसीलिए बेटा ध्यान रखना कि आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हाई रहेगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हाई रहेगी, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट डाइल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है बेटा, चलो अब इसको मैं एक और तरह से समझाता हूँ। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल है ना, क्योंकि मेरा ना मतलब मन करता है एग्जाम्पल दूं, है कि नहीं? देखिए बेटा समझिए, मान लीजिए कि अगर हम यहां पर ये कहें कि आपके स्कूल में है ना, कितने बच्चे पढ़ते हैं बेटा? सर स्कूल में सर, हाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं? कितने बच्चे स्कूल में कि क्लास में? क्लास में सर 33 बच्चे तुम्हारे क्लास में, मतलब बाकी सारे फेल हो गए क्या? हाँ, नहीं मतलब कुछ ने पेपर नहीं दिया और कुछ फेल हो गए। ओके, मतलब कोई बात है, अभी 33 बच्चे क्या बस? हाँ। ओके चलो, इनकी क्लास में 33 बच्चे हैं। 42 दिए थे, 42 ओके 42 बच्चों ने दिया था, अब 33 रह गए, बाकी आपके 9 बच्चे निपट गए। हाँ बट क्या हो गया? दो कंपार्टमेंट है सर। वो अभी सप्लीमेंट्री में है, अभी आएंगे नहीं आएंगे उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। चलो ठीक है, तो चलो मैं 31 बच्चे हैं, 31 बच्चे हमारे पास मतलब वहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, 31 बच्चे ठीक ठाक ही वॉल्यूम है। चलो मान लो मैं एग्जाम लेता हूँ, तुम्हारे क्लास में 50 बच्चे हैं। ठीक है बेटा, 50 बच्चे, तुम्हारा टीचर आया पढ़ा रहा है तुमको। ठीक है, अब तुम्हारा टीचर आके तुमको पढ़ा रहा है। अब जब वो टीचर तुमको आके पढ़ाएगा ना, तो पढ़ाते वक्त क्या होगा बेटा, वो क्या 50 के 50 बच्चों में उतने एफर्ट्स लगा पाएगा कि जितना वो कम बच्चों में लगा पाता? सही बात है ना, क्योंकि आपका क्लासरूम भी बड़ा होगा, बच्चों को बिठाया भी जाएगा, तो वो ओवरऑल सोल्यूशन हो गया। ठीक है बेटा, अब उन्हीं में से कुछ बच्चों को चुन के हमने ट्यूशन में रखा हुआ है। अब आप लोग यहाँ पे क्या बैठे हुए हो, तो ये हमारा ट्यूशन मोलर कंडक्टिविटी है कि हम यहाँ पे हर किसी को एड्रेस कर पा रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, अरे बोलना भैया क्या डाउट है, वहाँ पे क्लास में तुम्हें मजा लेके टीचर पूछे क्या डाउट है, बोलो, कोई पूछने वाला नहीं है नहीं, क्योंकि आप अगर अपना डाउट पूछने भी जाओगे, हाँ ठीक है कल आना, बाद में आना, ठीक है देख लेंगे आपको, है ना, बाद में देख लेंगे, तो ये चीज़ है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो ओवरऑल कंडक्टिविटी की बात हो रही है, और ये जो रूम है बेटा ये हमारा क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे कम है आयंस और हम लोग यहाँ पे अच्छे से क्या कर पा रहे हैं बेटा? आदान प्रदान कर पा रहे हैं ना। यहाँ पे इजीली हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा कि नॉलेज को इधर से उधर कर पा रहे हैं। कि आपका कोई मन में डाउट हो तो आपने मुझसे पूछ लिया कि सर यार पता नहीं यार ये जम नहीं रहा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे वही हो रहा है बेटा कि जो आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है बेटा, इसके नंबर ऑफ आयंस कम रहते हैं। तो अगर इसके नंबर ऑफ आयंस कम रहेंगे और इसको हम घूमने के लिए ज़्यादा बड़ा जगह दे दें, ठीक है बेटा, तो क्या होगा बेटा, ये ज़्यादा दूर तक घूम पाएगा ना। जैसे कि मुझे बताओ ना बेटा कि अगर वॉलीबॉल के ग्राउंड में तुम फुटबॉल खेलो तो मजा आएगा, है ही नहीं। इसलिए ना वॉलीबॉल ग्राउंड में सिर्फ 6 बंदे ही खेलते हैं और फुटबॉल ग्राउंड में 22 बंदे खेलते कि नहीं खेलते। यही फर्क है बेटा कि मोलर कंडक्टेंस और आपके कंडक्टिविटी में, हाँ मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में यही फर्क है। ठीक है बेटा, यही फर्क मात्र है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर था। इसीलिए आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी ये आपके डाइल्यूशन करते ही बढ़ जाता है, जबकि इसका नहीं बढ़ पाता क्योंकि इसमें भीड़ अभी भी ज़्यादा है ही। ठीक है, तो चलो अनिकेत समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, सो ये सब समझने के बाद बेटा अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे डायग्राम आपको दिखा देगा। अब हम यहाँ पे इसमें बात करेंगे। ठीक है बेटा, ये देखिएगा बेटा, अब यहाँ से आपका लगभग कॉलरॉच का लॉ चालू होने ही वाला है, क्योंकि हम जैसे ये खत्म करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद फिर कॉलरॉच का लॉ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कॉलरॉच का लॉ खत्म होते ही लगभग मान लीजिए चैप्टर खत्म, कुछ एप्लीकेशन बचेंगे, वो एप्लीकेशन जो है बेटा पढ़ने पड़ेंगे हमको अच्छे से। ठीक है, बट आपका चैप्टर में जो मेन सवाल जो आएगा वो आएगा कॉलरॉच के लॉ तक से ही, और मैं आपको बोर्ड्स के पेपर भी दिखा चुका हूं, तो बोर्ड्स के पेपर भी आपने देख लिए हैं। बाकी चीजें रटने वाली है, मैं क्या क्या तुमको रटना है बता दूंगा, रट के चले जाना और उल्टी कर देना। ठीक है बेटा, मैं आपको यही कहूंगा, बाकी चीजें आप देख लो, मैं आपको कहूंगा। ठीक है, क्योंकि कॉलरॉच का लॉ खत्म होते ही इसमें बाकी कुछ आप समझने लायक नहीं बचेगा, बाकी सिर्फ एप्लीकेशन है, वो आपको रट के जाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, देखिए बेटा, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा एम इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। देखिए बेटा, ये आपका इक्वेशन है। यहां पे ना आपको सब कुछ समझ में आएगा, बट आपको ना बोले सर ये ए क्या है, सर ये ए नहीं समझ में आ रहा, ठीक है बेटा, ये ए। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये ए जो है ना बेटा, ये ए आपका स्लोप है। क्या है बेटा? स्लोप। क्या है बेटा? स्लोप। अरे भैया, ग्राफ में अगर आप लीनियर लाइन खींचोगे तो स्लोप तो बनेगा ना, हर एक लाइन की तो स्लोप होती है कि नहीं होती, तो इसका भी तो स्लोप होगा। तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, अभी हम इस पे बात करेंगे, थोड़ा सा मैथ्स लगाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमने ये कहा कि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर आपके पास है बेटा, तो अगर आपको उसकी ये लैम्डा एम निकालनी है बेटा, ये लैम्डा एम क्या होती है बेटा, ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है, कंडक्टिविटी। तो ये हमेशा याद रखिएगा बेटा, हम करेंगे लैम्डा नॉट एम माइनस ए रूट सी, ए रूट सी। ए यहां पर स्लोप है, ए यहां पे क्या है बेटा? स्लोप। अब बात को ध्यान से सुनना बेटा कि ये स्लोप कहां से आया, क्या हुआ, मैं सब अभी एक्सप्लेन करूंगा, पर उससे पहले आप इस चीज को एड्रेस करो। सर आपने लैम्डा नॉट एम से माइनस क्यों किया? ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन का मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी यही है। क्या है बेटा? लैम्डा नॉट एम। ये वही उसकी तरह ही ना है, ई नॉट सेल की तरह। याद आ रहा है कुछ क्या? हाँ, अब मान लो कि कोई आपका कोई भी सोल्यूशन है बेटा, उसको आपने इन्फिनाइटली डाइल्यूट कर दिया है, तो वो सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी उसी कंडीशन में दिखाएगा ना। और अगर मैंने मान लो कि मैंने कहा कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी टाइम मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, उसी एक्चुअल वैल्यू से किसी चीज को माइनस करूंगा। अब ये किसी चीज क्या है, इसको देखते हैं बेटा। अब ये माइनस ए क्यों आ रहा है, स्लोप। ध्यान देना बेटा, अगर आप गौर से देखें बेटा, तो आपको यहां पर एक चीज समझ में आएगा कि आपकी ग्राफ क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। आप देख रहे हो ना बेटा कि जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, आपकी मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। तो आपका स्लोप यहाँ पे नेगेटिव में आएगा। स्लोप क्या आएगा बेटा? नेगेटिव में, क्योंकि आपकी ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव स्लोप है बेटा, और स्लोप बेसिकली क्या करता है बेटा, इसी हाइपोटेनियस का वैल्यू देता है ना बेटा। अगर मान लो कि मुझे अभी कोई बच्चा पूछता है कि सर यहाँ पर इस पॉइंट पे आपकी जो इस पॉइंट पे वैल्यू इस ग्राफ की कितनी होगी, तो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप ही तो निकालना पड़ेगा ना। तो मैं इसीलिए कहूंगा बेटा कि जो लाइन जो आपकी जा रही है बेटा, इसका स्लोप जो है बेटा, ये ए हमने माना है, और माइनस क्या डिफाइन करता है कि ये डिक्रीजिंग स्लोप है। क्या है बेटा? डिक्रीजिंग स्लोप। और जो ये डिक्रीज हो रहा है बेटा, वो किसके कारण हो रहा है? कंसंट्रेशन के इंक्रीज के कारण। जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करता जाएगा, आपका स्लोप और डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज होता जाएगा। इसीलिए बेटा यहां पर आपका जो ये कंडीशन निकल के आ रहा है, वो आ रहा है माइनस ए सी। अब जैसे जैसे सी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ए की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और वैसे वैसे आपका इससे बड़ा वैल्यू माइनस होता रहेगा, और आपकी जो लैम्डा एम है बेटा, वो गिरती चली जाएगी। ठीक है बेटा, इसीलिए यहां पर ये स्लोप इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जरूर आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि ये जो है बेटा आपका, ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी है बेटा एट एनी टाइम। और यहां पे मैं हर एक चीज लिख देता हूं कि ये क्या क्या है। लैम्डा एम जो है बेटा, ये है आपका मोलर कंडक्टिविटी एट एनी टाइम। लैम्डा नॉट एम क्या है बेटा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है बेटा, और माइनस ए, पर्टिकुलरली माइनस ए लिख रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा? ये आपका स्लोप है, और आपका सी इन अंडर रूट सी, मतलब अंडर रूट सी जो है बेटा, वो आपका है कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, कंसंट्रेशन। तो इसको प्लीज लिख लें अपने कॉपी में बेटा, बहुत काम आएगा, आगे हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, जल्दी से लिख लें इसको। आ गया समझ में? एट एनी टाइम। हो गया? लिख लिया? लिख लीजिए बेटा फटाफट से।
हो गया क्या? चलिए लिख रहा है क्या अभी? क्या लिख रहा है बेटा? ऐसा क्या ही लिख दिया है मैंने इतना खतरनाक? हो गया क्या? चलिए ध्यान दीजिए, अब इसमें करना क्या है आगे। अभी देखिए बेटा क्या बोला गया, ये जो A है ना बेटा, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट A फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये किस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कौन सी टाइप की इलेक्ट्रोलाइट आपने ली हुई है, ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिए बोला क्या, आई द चार्ज ऑन द कैटायन एंड एनायन, मतलब ये कितना चार्ज आपके कैटायन और एनायन में कैरी कर रहा है वो, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए बेटा कि एनायन प्रोड्यूस्ड ऑन द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन thus NaCl, CaCl2, MgSO4 are known as 11, 21, 22। अब NaCl को 11 क्यों कहा गया? क्योंकि Na में भी 1 चार्ज, Cl में भी 1 चार्ज। CaCl2 को क्यों 21 कहा गया? क्योंकि Ca में +2 होता है और Cl में -1। MgSO4 को क्यों 22 कहा गया है? क्योंकि Mg में 2+ और SO4 में भी 2+, सॉरी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे इन सब को बेटा इस तरह से नाम दिया जाता है, ठीक है बेटा, कि 11 या 12 या 21 या 22 जो भी है, ठीक है, जिस तरह से आएगा। चलो मुझे एक बात बताओ, तो इसका क्या कंडीशन होगा मुझे बताना बेटा, इसका हाँ 3-2 ये 3-2 टाइप है, क्योंकि एल्यूमिनियम का +3 होता है और SO4 का 2 होता है, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? सही है ना? हाँ जी। इसका क्या होगा बेटा? क्या होगा बेटा इसका? 3-2। इसका होगा 3-3, ठीक है, PO4 का 3 होता है, ठीक है, PO4 का 3 होगा, 3- PO4 3- होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं बस आप लोगों को ऐसे ही टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों को फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन आपको समझ में आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द केस तो आपको समझ में आई है ना। अब आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट तो ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द पर्टिकुलर टाइप हैव द सेम वैल्यू फॉर A, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा कि ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, मतलब पर्टिकुलर टाइप मतलब कि जैसे NaCl, KCl, LiCl, तो इन सब का क्या होता है बेटा, आपका एक ही वैल्यू होता है A का। जैसे मान लो कि अगर हमने 2-1 टाइप ले लिया, जैसे आपको मैंने MgCl2 दे दिया ना, उसे वैसे मैंने CaCl2 दे दिया, और वैसे मैंने आपको मान लो कि उसी के फैमिली में कोई और उठा लो, देख लो बेटा SrCl2 दे दिया मैंने आपको, या फिर BeCl2 दे दिया बेटा, तो उन सब की वैल्यू क्या होगी बेटा? सेम। तो मतलब कि उस कंडीशन के ऊपर 1-1 का एक ही वैल्यू होगा, 2-2 का एक ही वैल्यू होगा, 2-1 का एक ही होगा, 2-2 का एक ही होगा, ये 3-2 का एक ही टाइप का होगा, 3-3 का एक ही वैल्यू होगी। तो इसको प्लीज आप याद रखना। अब यहां पर ना आप बोलेंगे सर तो क्या हमें ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा? नहीं बेटा, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, वो दिया हुआ रहेगा, बस आपको ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, कि ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट का आपका A का वैल्यू सेम रहेगा। तो ऐसा कर लो कि अगर आपको एक भी वैल्यू मिल गई तो आप याद कर लो कि 1-1 का इतना ही होता तो सबका वही होगा, है नहीं बेटा। तो एक नंबर याद रखने में कौन सी बड़ी बात है, नहीं। तो ये चीज आप प्लीज ध्यान रखेंगे बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं और क्या बताया गया है। तो देख सकते हो बेटा यहाँ पे एग्जांपल दिया है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl। चलिए तो सॉल्व करते बेटा इस क्वेश्चन को फटाफट से। तो ध्यान से देखिए बेटा सवाल में क्या बोला गया, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, अलग अलग कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है, ये मोलर कंडक्टिविटी दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पे क्या बोला है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन और कंडक्टिविटी, हाँ भाई मोलर कंडक्टिविटी बोला है ना, मोलर कंडक्टिविटी। अब बोला कि सो दैट अ प्लॉट बिटवीन लैम्डा m एंड c, रूट c का आपको प्लॉट दिखाना है, ठीक है बेटा, इज अ स्ट्रेट लाइन। हाँ तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, KCl है, क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ही बनना है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ लैम्डा नॉट m एंड a, आराम से निकाल दोगे बेटा, दो को कंपेयर करना निकल जाएगा। अब इसको क्या कर लो बेटा, आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, ठीक है। देखो अगर आपको लैम्डा नॉट m लेके में दिक्कत है तो आप इसको x मान लो और आप a को y मान लो, है कि नहीं। तो इक्वेशन 2 बन जाएंगे आपके। अब क्लियरली देख सकते हो बेटा, ये आपकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है और ये आपको लैम्डा m दे रखा है। तो आप क्या करेंगे बेटा, हाँ यहाँ पर एक चीज का दिक्कत आएगा, आपको रूट निकालने में दिक्कत आएगा, वो आप खुद से निकाले हैं, ट्राई करिए, कैलकुलेटर तो है दीदी के पास से, नहीं तो आप लगाएंगे सवाल। तो कैसे करना है ध्यान से देखना बेटा। तो आप देख सकते हो कि आपके पास लैम्डा m, चलो मान लो कि मैं यहाँ पे ना छोटे से छोटा वैल्यू लो, ठीक है, ताकि जल्दी रूट निकले। ये बड़ा बड़ा वैल्यू मत ले लेना, दिक्कत हो जाएगी। ये और ये ले लो, है ना, ये लोगे क्या, ये दोनों ले लो ना। दूसरा नंबर सर। हाँ देख लो बेटा, ये वाला क्या, अरे तो बहुत खतरनाक है। हाँ ये और फर्स्ट और सेकंड ले लो। तो लैम्डा m क्या, लैम्डा m इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, लैम्डा m होता है लैम्डा नॉट m माइनस a c हाफ, ये हो ना बेटा। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, लैम्डा नॉट m क्या है बेटा आपके पास 148.61 इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m को आपको निकालना है, तो उसको आपने क्या माना, x मान लिया,
माइनस ए आपने क्या मान लिया, वाई मान लिया, और सी तो अंडर रूट क्या आ जाएगा बेटा 198 ले लो, 1.98 ले लो, 1.98 इंटू 10 टू द पावर -4 ना यार, 1 2 3 4, अब 1.98 को 2 बना दो, क्या बना दो बेटा 2। अब देखो जल्दी सॉल्व होगा ये, तो ये आपका पहला इक्वेशन बनेगा 148.61 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई अंडर रूट 2 इंटू 10 टू द पावर -2 बाहर आ जाएगा ना, क्या बोलते हो, सही बात है ना, सिर्फ अंडर रूट 2 रहेगा, अंडर रूट 2 क्या होता है बेटा 1.41 तो 1.4 ले लो, ठीक है। तो आपकी वाई क्या बनेगी बेटा, तो 148.61 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1.4 इंटू 10 टू द पावर -2 वाई आ जाएगा ये, ठीक है, ऐसे कुछ दिखेगा आपको, सही है ना। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, देख लो, दूसरा इक्वेशन आप बनाएंगे बेटा इससे 148.29 इक्वल्स टू एक्स को एक्स, क्योंकि वो तो एक्स ही होगा नहीं, माइनस वाई अंडर रूट आपका 3.09 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आएगा। तो ये बनेगा आपका 148.29 इक्वल्स टू एक्स माइनस, आप देखिए बेटा इसको आप क्या मान सकते हो, 3.1 मान सकते हो, ठीक है बेटा। तो y अंडर रूट 3.1 इंटू 10 टू द पावर -2, 3.1 का रूट कितना होगा 1.73 है, तो 1.74 शायद आ जाएगा, तो 1.7 ही ले लो इसको भी। तो 148.29 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1.7 इंटू 10 टू द पावर -2 वाई, ये आपका कंडीशन बनेगा। तो आप देख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बन गया आपका, आपको बस उसको करना क्या बेटा, माइनस करना है, क्या करना है बेटा, माइनस। तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आया ना, दिमाग लगा। चलिए फटाफट सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है बेटा, एक्स और वाई। एक्स आपका लैम्डा नॉट एम है और वाई आपका ए है, जल्दी कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, है नहीं, जल्दी सॉल्व होगा, आपके लिए आसान रहेगा। आज तो कोई मैच नहीं है ना, है पता नहीं, मैं कुछ ग्रुप में पढ़ तो रहा था तुम लोग के, क्या फुटबॉल बोला था, फुटबॉल खेलोगे क्या, मैं सोचा था वॉलीबॉल खेलने आ जाओ। कौन खेलेंगे, अंकल का क्या है, अरे वो तो 5 बजे तक ही खेलते हैं, 5 बजे के बाद तो खाली रहता है वो। हाँ 5 बजे तक से मैं आ जाऊँगा, 5 बजे आ जाना। हाँ तो 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा भी खेलने से तो हो गया ना, हाँ तो 1 घंटा खेल लेंगे, हो गया। वो अंकल तो बेचारे 5 बजे तक तो चले ही जाते ना। अगर कब अगली बार मैच हो तो प्रैक्टिस ही कर लो अच्छे से। हाँ बेटा, और एक्स वाई कितनी आई बेटा, वाई आपका ए था ना, ठीक है, ए देखते कितना आ रहा है, ऊपर ही निकाला है, सॉरी। ये तो ये आ रहा है, ओ सेंटीमीटर पे है, और वैसे हमारा ये भी तो मीटर सेंटीमीटर, हाँ जी सेंटीमीटर पे ही था, तो कैसे आ रहा है, ये तो ये आ रहा है 87.46। ध्यान से करिए, आ गया सृजित, आ गया, कमान कमान कमान, आ गया रे, अरे मैं फीस बोल रहा था।
160 सर आगे बस आगे सर 2 मिनट बस। वाई की वैल्यू तो इतनी आ रही है, एक्स की वैल्यू तो ये आ रही है, 150 आ रही है और ये आ रही है। आई थिंक इन्होंने वो पूरा वैल्यू लिया होगा, शायद कंसिडर किया हो। तो फिर भी ज़्यादा आ रहा है इधर 160 आ रहा है कितना आ रहा है 160 बेटा? आज तो क्लास ही नहीं है, आज तो वोट है, आज तो वोटिंग। वो नहीं, वो तो 9 क्लास का था। मेरा कितने बजे? आपका आज क्लास नहीं है, आज तो वोट है, मैम तो गई वोट देने। 106 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है क्या? ओह मेरा 160 सर ये कैलकुलेशन सही है नहीं, कैलकुलेशन सही लग रहा है, पर पता नहीं क्यों ये थोड़ा गलत आ रहा है। सर मेरे को लग रहा है शायद ये लेमडा नॉट 1 हाँ क्योंकि ये 160 आया और उन्होंने सारा वैल्यू अपलोड कर दिया और तो 150 है तो थोड़ा difference अरे कुछ भी मतलब है, क्या कर रहे हो? October 16 into 14 और 224 देख के बस है ये चलना अभी। सर आंसर आ गया सर 0। आवाज नहीं आ रही। 12 का स्क्वायर मोस्ट पर लीटर हो गया ये तुम्हारा, ये है। सर x की वैल्यू 150.85 आ रही है किसकी वैल्यू? x की वैल्यू हाँ वो वही है, सर y की वही। वैल्यू 0.103 आ रही है। नहीं मतलब एक्स तो हमारा सही आ रहा है, सर ये y A की में। पुट करने से आ रही है वो x की वैल्यू तो मतलब कि मैं कह रहा हूँ बेटा कि आप लोग का एक्स सही आ रहा है ना, सेम टू सेम। x आ रहा है 150 एक्स कितना है तेरा? एक्स कितना है? नेक्स्ट निकाल नहीं सर y का पूछा ना क्या सही है क्या? y कैसे है तुम्हारे कितना है अरे एक्स अभी 150 कुछ बोल रहा था ना कोई, हाँ निकालो ना। लेकिन वो y की वैल्यू पुट करने से इतना आ रहा है हाँ तो डाल के दिखाओ ना, सॉल्व करो। तो मतलब कि यहाँ पे ए का स्लोप का वैल्यू गलत है इनका, इनका स्लोप गलत आया है, इनका ये बुक में स्लोप गलत लिखा हुआ है। आपका एक्स सही आ रहा है हमारा, ठीक है, बट हमारा स्लोप गलत आ रहा है। स्लोप आप लोग ना जो भी वैल्यू है स्लोप का निकाले हो ना, उसको एक्स से पुट करके देखो तो क्या आ रहा है, मतलब वाई पे पुट करके एक्स का वैल्यू निकाल के बताओ तो क्या आ रहा है। x मेरा 150.10 करके आ रहा है हाँ तो मतलब कि इनका स्लोप गलत है, इनका स्लोप गलत है, ये बुक में गलत स्लोप दिया हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें तो आपकी जो वैल्यू आ रही है उस हिसाब से अगर आप पुट करके देखोगे तो एग्जैक्टली वही आएगा, ठीक है, 150 ही आएगा। तो इसका मतलब ये स्लोप यहाँ बुक में गलत है, बुक का स्लोप गलत है बेटा, जला स्लोप गलत है। हाँ क्योंकि हमारा वो लैम्डा नॉट एम तो सही आ रहा है ना, क्योंकि एक्स तो लैम्डा नॉट एम ही था, तो ये स्लोप तो 87 कभी हो ही नहीं सकता। अगर 87 से तुम अगर मान लो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, क्योंकि उसको माइनस करेंगे तो 150 तो कभी आ ही नहीं सकता ना, इसलिए बेटा ये आपका गलत है। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पर ये जो स्लोप है ये रॉन्ग है, आपका जो है वो सही है, ठीक है। कितना है सुजीत स्लोप? हाँ 1.6 के आसपास ही आ रहा है, इनका भी तो वही आ रहा है ना, 1.6 कुछ आ रहा है। क्या हुआ? नहीं हुआ? करूँ मैं? चलो चलो भैया देख लो क्या होता है।
1.6 इनपुट ये वही आएगा, ये आपका ए है, ये आपका ए आया, ठीक है, ठीक है। क्या 10 की पावर में नहीं आ रहा क्या? क्योंकि 10 की पावर यहाँ पे नीचे देखा था, अच्छा 10 की पावर यहाँ पे -2 थी, उधर फेंक दिया तो नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा ना वो, -2 का +2। ओ ये -2 कैंसिल कर देगा तूने? अरे ना वो कॉमन होता है, वो कॉमन निकाल के माइनस करते हैं भाई, वो कैंसिल नहीं होता, वो कॉमन निकाल के माइनस करना पड़ता है, वो कैंसिल थोड़ी होगा, वो तो कॉमन निकलेगा फिर माइनस करेंगे। क्या चीज ठीक है। कॉमन निकलेगा सर? पावर ना? हाँ ये पावर 10 की पावर -2 कॉमन निकलते हैं और माइनस करते हैं। अब उसके बाद सॉल्व करना है तुमने क्या, x के लिए, x को डालो, मोलैरिटी का फॉर्मूला पूछ लूंगा। नहीं दिखा तो हो जाएगा। यही होगा ना बेटा, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको फेंक देंगे इधर तो प्लस हो जाएगा वो, क्योंकि ये तो खत्म ना, ये और ये तो कैंसिल हो गया। 106 क्या 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 1.73 की जगह 1.4 है। नहीं नहीं मैं ये वाला लिया, हाँ मैं दूसरा लिया, दूसरा। हाँ बोलो बेटा। सर सेम आ रहा है आपका मेरा। सर 16 आएगा, 116 नहीं। अरे रुको ना यार, हाँ बोलो ना। सर वो 32 को 3 से करें 106 क्या? 1.6 अगर 1 पे पॉइंट हटा करके करना। हाँ अगर हाँ 106 आएगा, 1.06 आएगा, 1.06 आएगा। कोई बात नहीं, जो भी इसको मल्टीप्लाई करके इधर फेंक के प्लस ही तो करना है आपने, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, तो आपकी x की वैल्यू समथिंग कुछ 150 के आसपास ही आएगा, 150.10। तो ये आपका x आएगा, ये x क्या था बेटा आपका? ये था आपका, ठीक है, लैम्डा नॉट m। सर y क्या है? 1.06 × 10⁻²। हाँ ठीक है, ले लेना, मान ले, हो गया, आ गया बेटा। चलिए फटाफट लिख लीजिए इसको। अब स्टार्ट करेंगे बेटा कॉलरॉच का लॉ। क्वेश्चन सी सर आपका मेरा y सेम आ रहा है सर। भाई बताइए सर, पता नहीं तुझे तो मोलैरिटी का पता है, तेरे को अभी भी नहीं आया। अभी तेरे मुंह पे फॉर्मूला बोल रहा है, कब जीत लगाना भूल, मुझे कॉकरोच बोल रहा था। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, सर मैं दोस्त है आपका। सर अभी इसके मुंह पे फॉर्मूला बोला था। एग्जाम के बाद फॉर्मूला बताया, मार्क्स भी देगा ना। आगे दो सर फॉर्मूला बताया। जाके उस रूम में बैठिए, उस रूम में जाके बैठ जाइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हाँ बेटा, यहाँ पर 106 होगा, 10 raised to the power 2 नहीं होगा। हाँ सर ये y मैंने पॉइंट लिखा है तो। ये देखो उस रूम में पंखा लगा हुआ है, बड़े ने धूप में खड़ा होना है, क्या बात है। सन बात सर, सन बात नेचुरल है बेटा, सन बात नहीं, यारी दोस्ती का चक्कर बर्बाद कर देता बच्चे को, खत्म, बर्बादी। दोस्ती तुमको ले डूबेगी बेटा, दोस्ती याद रखना। चलो ध्यान दो, अब ये पर्दा बंद कर दो, बेन पर्दा बंद कर दो। चलो हो गया ना, चलिए ध्यान दीजिए। कॉलरॉच, अब हम कॉलरॉच के लॉ को आपको बताए थे एक बार। कॉलरॉच examined lambda naught m values for a number of strong electrolyte and observed